दोस्तों एक बार फिर आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आरपीएफ रूल 70 और 72 के अंतर्गत होने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता है। आज हम पार्ट 5 को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। यदि आपने पिछले वीडियो अर्थात पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जाएँ और वहाँ लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। या तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं, प्लेलिस्ट पर वह सारे वीडियो पड़े हुए हैं, चाहे रूल से हो चाहे लॉ से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, किसी भी स्थान, यहाँ को मिसप्रिंट हो गया है, को होना चाहिए यहाँ पे। किसी भी स्थान को चौकी निम्न में से कौन घोषित करता है? नीचे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डीजी अर्थात डायरेक्टर जनरल, डीआईजी, तीसरा ऑप्शन है पीसीएससी और चौथा लास्ट ऑप्शन है सीनियर डीएससी। तो दोस्तों किसी भी स्थान को चौकी कौन निर्धारित अर्थात घोषित कौन करता है? तो वो करते हैं डीजी महोदय अर्थात महानिदेशक महोदय। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2, क्षेत्रीय रेलवे अर्थात जोनल रेलवे में वरिष्ठ अधिकारियों की कालिक स्थानांतरण की शक्ति निम्न में से किस में निहित है? तो देखते हैं क्या ऑप्शन है निम्न में। क्या डीजी को ये शक्ति है, डीजी महोदय को शक्ति है स्थानांतरण की शक्ति वरिष्ठ अधिकारियों की कालिक स्थानांतरण जो भी होते हैं क्षेत्रीय रेलवे में? दूसरा ऑप्शन है पीसीएससी, तीसरा ऑप्शन है डीआईजी और लास्ट ऑप्शन है सीनियर डीएससी। तो दोस्तों क्षेत्रीय रेलवे में प्रशासन किसके हाथ में निहित होता है? तो क्षेत्रीय रेलवे का प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त महोदय होते हैं, जिन्हें हम पीसीएससी बोलते हैं। तो क्षेत्रीय रेलवे में वरिष्ठ अधिकारियों के कालिक स्थानांतरण की शक्ति पीसीएससी में तो निहित होती है, लेकिन वो महानिदेशक की सहमति लेकर ही स्थानांतरण करते हैं। चूँकि यहाँ डीजी महोदय भी मेंशन किए गए हैं और पीसीएससी महोदय भी, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे डीजी अर्थात डायरेक्टर जनरल, ये सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3, आरपीएफ नियम 15 में क्या वर्णित है? व्हाट इज डिस्क्राइब इन आरपीएफ रूल 15? तो आरपीएफ नियम 15 में क्या उल्लेखित है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। क्षेत्रीय रेलों का संगठनात्मक स्वरूप, क्या ये सही है? 15 में ये मेंशन है? तो नहीं दोस्तों, क्षेत्रीय रेलों का संगठनात्मक स्वरूप ये 15 में उल्लेखित नहीं है, ये आपका 14 में उल्लेखित है, नियम 14 में। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है मंडल का संगठनात्मक स्वरूप। तो क्या मंडल का संगठनात्मक स्वरूप वर्णित किया गया है? तो हाँ, 14 में क्षेत्रीय रेलों का और 15 में मंडल का। ये सीरियल से है, पहले क्षेत्रीय का इसके बाद मंडल का, तो 14-15 इसे सीरियली याद करिएगा। तो तीसरे प्रश्न का दूसरा ऑप्शन मंडल का संगठनात्मक स्वरूप ये सही होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, क्षेत्रीय रेलों में बल की शाखाएं, ये किस में मेंशन है? नियम 16 में है। और लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन कार्यपालक शाखा। तो कार्यपालक शाखा आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में, कार्यपालक शाखा के 5 विंग होते हैं, हमने बताया भी था। तो ये 17 में मेंशन किया गया है कार्यपालक शाखा के बारे में। चलिए इसे मार्किंग कर देते हैं। अब नोटबुक पे नोट करें, करना चाहते हैं नोटबुक पे तो नोट जरूर कर लीजिए। ये क्षेत्रीय रेलों का संगठनात्मक स्वरूप किस में है? तो ये है 14 में। और दूसरा मंडल का संगठनात्मक, ये सही होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर यही होगा। और क्षेत्रीय रेलों में बल की शाखाएं, तो क्षेत्रीय रेलों में बल की शाखाएं किस में है? तो ये 16 में मेंशन किया गया है। और कार्यपालक शाखा किस में है? तो कार्यपालक शाखा है आपका 17 में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4, निदेश अर्थात डायरेक्टिव, निदेश और नियंत्रण आरपीएफ नियम 1987 के किस अध्याय में है? तो यहाँ चूंकि अध्याय पूछ रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो अध्याय पूछ रहा है तो ऑप्शन क्या है? चैप्टर 3 अर्थात अध्याय 3, दूसरा ऑप्शन है चैप्टर 2, तीसरा ऑप्शन चैप्टर 1 और लास्ट ऑप्शन है चैप्टर 4। दोस्तों निदेश और नियंत्रण आरपीएफ के अध्याय किस में है? आप लोग गेस करिए। ये अध्याय 3 में है। अध्याय 3 में, जो अध्याय 3 है नियम 21 से 24 तक है, बहुत छोटा अध्याय है, 21 to 24 है। तो ये चैप्टर 3 हो जाएगा। चैप्टर 3 इज राइट, अर्थात अध्याय 3। अध्याय 3 में निदेश और नियंत्रण उल्लेखित है, अर्थात डायरेक्टिव एंड कंट्रोल। तो अध्याय 3 में
एक बार देख लेते हैं कि कितने नियम हैं। तो ये नियम है नियम 21:24, यानी कि 21:24। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, संघ स्तर पर बल का पर्यवेक्षण और समादेशन निम्न में से कौन करता है। बहुत ही इजी प्रश्न है ये। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। संघ स्तर पे पूछ रहा है, कभी भी क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है, इत्मीनान से देखने संघ स्तर पे है कि क्षेत्रीय स्तर पे है कि मंडल स्तर पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे संघ स्तर पर पूछ रहा है, तो संघ स्तर पर बल का पर्यवेक्षण कौन करता है। पीसीएससी करते हैं या डीआईजी करते हैं या एडीजी, या लास्ट ऑप्शन है डीजी। तो संघ स्तर पर बल का पर्यवेक्षण डीजी महोदय करते हैं। तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या, और ये देख लीजिए कि 5वें प्रश्न में जो संघ स्तर पर बल का पर्यवेक्षण और समादेशन पूछ रहा है, तो ये मैं ये नियम है 22.2। ये है 22.1 में, सॉरी 2 में नहीं है 1 में दिया गया है कि संघ स्तर पर बल का पर्यवेक्षण। 21 में क्या है, बल का अधीक्षण। 21 में बल का अधीक्षण दिया है और 22.1 में संघ स्तर पर बल का पर्यवेक्षण और समादेशन निम्न में से कौन करता है। तो पीसीएससी महोदय डीजी महोदय करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6। अब देखिए यहाँ पे है क्षेत्रीय रेल स्तर पर बल का समादेशन, वहाँ का था संघ स्तर पे, और यहाँ क्षेत्रीय रेल स्तर पर बल का समादेशन व पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, सीनियर डीएससी, ये जो डिवीजन लेवल पे करते हैं। दूसरा ऑप्शन है पीसीएससी, तीसरा ऑप्शन डीजी और चौथा ऑप्शन एडीजी। तो दोस्तों क्षेत्रीय रेल स्तर पे अभी हमने पिछले 5वें प्रश्न में ये बता दिया है। तो क्षेत्रीय रेल स्तर पे कौन करेगा, तो पीसीएससी महोदय करेंगे। तो पीसीएससी राइट हो जाएंगे। तो चलिए पीसीएससी महोदय को ट्रिक करते हैं, यानी कि पीसीएससी महोदय क्षेत्रीय रेल स्तर पे बल का समादेशन और पर्यवेक्षण करते प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त। तो ये किस नियम में मेंशन किया गया है, क्षेत्रीय रेल स्तर पर जो भी बल का समादेशन पीसीएससी महोदय करते हैं, तो मेंशन किस रूल में है, तो 23.1 में ये मेंशन किया गया है। वहाँ पे देख सकते हैं गजट में जो रूल है 1927, पूरी विस्तृत जानकारी उसमें है। जो गजट आप डाउनलोड करेंगे अपने पीडीएफ के माध्यम से, नेट के माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में जो डाउनलोड करेंगे आप, तो उसमें मेंशन किया गया है 23.1 में ये मेंशन किया गया है कि आंचलिक रेल, अर्थात जोनल रेल को ही आंचलिक रेल बोलते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, नियम 72 की विभागीय समितियों, अभी जो 70-72 के जो भी एग्जाम होते हैं, तो उससे संबंधित विभागीय कमेटी का गठन किया जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि बोर्ड का गठन किया जाता है। तो वो कौन करता है, किसे शक्ति है। आरपीएफ नियम में तो ये मेंशन किया गया है कि किस नियम में ये मेंशन है। तो देखते हैं ऑप्शन, ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो रूल 26 अर्थात नियम 26, रूल 27.2, रूल 26.2, लास्ट ऑप्शन है रूल 27.1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रूल 27.2, इसका सही उत्तर होगा रूल 27.2। रूल 27.2 में ही विभागीय समितियों को गठन करने की शक्ति दी गई है, किसे, डीजी महोदय को। यह शक्ति किसे है, यह शक्ति दिया गया डीजी महोदय को, क्योंकि शक्ति किस में मेंशन किया गया, रूल 27 में मेंशन किया गया। तो 27 में ही पॉइंट दिए गए हैं, क्योंकि 26 में क्या है, 26 में उत्तरदायित्व है। 27.2 में ये हो गया कि विभागीय कमेटी गठन करने संबंधी शक्ति है। 26.2 में यह मेंशन क्या है, 26.2 में, ये आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। रूल को पढ़ के 26.2 में क्या मेंशन किया गया है, इसे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और चौथा ऑप्शन है 27.1। तो नियम 27.1 साधारण जो भी शक्ति है, तो उसमें साधारण शक्ति क्या होगी वो बताया गया है, क्योंकि 2 में ये विभागीय समितियों को गठन करने की शक्ति दिया। साधारण शक्ति जो भी होगी 27.1 में, 27.2 में विभागीय समिति गठन करने की शक्ति है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, आरपीएफ नियम 28 में क्या वर्णित है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है निर्देश देने की महानिदेशक की शक्तियाँ, पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल टू डायरेक्ट, और अगला ऑप्शन है ये अप डाउन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन के यहाँ सेकंड ऑप्शन हो गया। तो दूसरा इसे पढ़िए, दूसरा ही जानिए, आदेश जारी करने की अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ। अगला देखते हैं मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, अर्थात इसमें से कोई नहीं।
तो नियम 28 में निर्देश देने की महानिदेशक की शक्तियां को मेंशन किया गया। ये 28 में दिया है, 28 में मेंशन है। आदेश जारी करने की अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियां किस में दी है, तो ये 29 में है। और मजिस्ट्रेट की शक्तियां किस में मेंशन किया है, ये 30 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें हम एक ही बहुविकल्पीय प्रश्न में कई सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसी प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, मजिस्ट्रेट की शक्तियां किस अध्याय में उल्लेखित है। ऑप्शन क्या है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। तो मजिस्ट्रेट की शक्तियां किस चैप्टर में है, तो चैप्टर 4 में है। ये चैप्टर 4 में मेंशन किया गया है मजिस्ट्रेट की शक्तियां। तो चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 2 में बल का संगठन और संरचना है। बल का संगठन और संरचना, ये इसे रीड करिएगा, ये भी आपका कंठस्थ हो जाएगा। चैप्टर 3 में क्या है, निर्देश और नियंत्रण। ये चैप्टर 3 में निर्देश और नियंत्रण है। यहाँ पूरा जो है स्क्रीन पे कवर नहीं हो पा रहा है, नहीं सही से यहाँ पे लिख पा रहे हैं। चैप्टर 4 सही है, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व तो चैप्टर 4 में है, मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ भी चैप्टर 4 में ही दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न को हल करने से पहले आप सभी मित्रों से हमारा अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी का निशान होगा, उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम अपने चैनल के माध्यम से कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिले। प्रश्न है, आरपीएफ नियम 1987 के नियम संख्या 30 के अनुसार निम्न में से किसे मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। ये गौर करिएगा कि यहाँ पे प्राप्त नहीं है दे रहा है, तो ऑप्शन क्या है, सीनियर डीएससी। सीनियर डीएससी को भी मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। दूसरा ऑप्शन है एएससी, तीसरा ऑप्शन है कमांडेंट, और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है प्रश्न में कि आरपीएफ ने 1927 के नियम संख्या 30 के अनुसार इसलिए यहाँ मेंशन किया गया है कि 30 में दिया गया है कि वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कोई भी ऑफिसर्स हैं, वो वरिष्ठ अधिकारी के रूप में 7 ईयर्स का सर्विस पार कर लेते हैं, यानी कि सेवा काल की अवधि उनकी 7 साल हो, वो वरिष्ठ अधिकारी के रूप में। कोई भी गजेटेड रैंक के अनुक्रम में गजेटेड रैंक के ऑफिसर को गजेटेड रैंक पे होते हुए 7 साल की सर्विस पूरी करनी है, तब जाके उन्हें मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ये मेंशन है नियम 30 में। तो उन्हें सीनियर डीएससी हो या एएससी हो, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर या कमांडेंट रैंक के हो, उन्हें मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। चूँकि यहाँ शक्तियाँ प्राप्त नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है तो सीनियर डीएससी को तो है ही, एएससी को है ही, और कमांडेंट महोदय को है ही, तो नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे ट्रिक होगा नॉन ऑफ दिस, तो ये नॉन ऑफ दिस पे ट्रिक करेंगे। तो अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे फिर, हमारा अगला पार्ट होगा पार्ट 6। नेक्स्ट पार्ट पे हम मिलेंगे तो नेक्स्ट पार्ट होगा 6, क्योंकि 5 पार्ट हम डाल चुके हैं। यदि आपने हमारे पिछले पार्ट के वो नहीं देखे होंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएंगे। कई बार देखें वीडियो, बार बार देखिए, इससे आपको कंठस्थ याद हो जाएगा और परीक्षा में अच्छे नंबरों से आप फाइट कर पाएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।